हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है, जिसके अंदर हम लोग एग्ज़ाम के लिए एक शानदार तैयारी करने के लिए ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो या तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। आज की सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल। फिर उसके बाद फिर से हम अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर आप इस सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आने वाले महीने 2 महीने के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर हम लोग आज 2 चैप्टर्स को टारगेट करेंगे, जिसमें एक चैप्टर है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, और उसके साथ साथ कुछ कुछ इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स या बेसिक्स होते हैं उनके प्रश्न भी हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल यूपी में प्री में पूछा गया 2015 में। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो इनमें से इंडिया की इकोनॉमी का एक फीचर बताइए कौन सा है। देखते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि क्वेश्चंस को बायलैंग्वेज किया जाए, तो बायलैंग्वेज टाइपिंग करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते समय सारे क्वेश्चन बायलैंग्वेज बता के चलूंगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको कोई डिस्कंफर्ट यहाँ पे होने वाला नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी को हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इसके साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था तो आप जानते ही हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, और तीसरा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है या भली भांति जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें सभी संसाधनों के ऊपर नियंत्रण पूंजीपतियों का या पैसे वाले लोगों का होता है। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल जहां पे डोमिनेंस होता है वो हमारे लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जहां पे ये सारा कंट्रोल समाज की तरफ झुकाव होता है, पब्लिक सेक्टर का जहां पे होल्ड है, वो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जहां पे निजी और सार्वजनिक, पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को व्यापार करने का अधिकार होता है, दोनों मिल के संसाधनों पे नियंत्रण करते हैं, उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब हमें पढ़ना है कि हमारे इंडिया में इसमें से कौन सा। तो भारत के बारे में तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, हमारे इंडिया में हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया गया है। अगर आप लोग देखें तो हमारे यहाँ पे सभी संसाधनों पे, सभी बिजनेसेस पे कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का तो है ही है, इसके साथ साथ प्राइवेट भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। जस्ट एग्जांपल के लिए आप देखें तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपको गवर्नमेंट भी मिलेगी तो पब्लिक भी मिलेगी। नमक का व्यवसाय है, पब्लिक भी है, गवर्नमेंट भी है। अगर फ्लाइट या जिसको हम लोग बोलते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वहाँ भी आपको पब्लिक प्राइवेट सब देखने को मिल जाएंगे। ऑयल का बिजनेस देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट सब देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है। और इसका अगर आपको चेक करना हो कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई कैसे गई, तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि कोई भी कंट्री अपने लिए औद्योगिक नीतियां या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाती है। ये औद्योगिक नीतियां डिसाइड करती हैं आपके देश में उद्योगों के स्वामित्व का प्रारूप क्या होगा, और उससे जाके डिसाइड होता है कि आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमी का कौन सा मॉडल चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है। आंसर हो गया हमारे लिए सी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया? अब इनमें से कुछ फीचर्स दिए हुए, हम में से पहचानेंगे कि इनमें से मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल कौन सा है। अब इसी से समझ लीजिए कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। पिछला सवाल भी इसी चीज पे आधारित था, पूछा गया, और अब की बार वाला सवाल भी मेंस परीक्षा में पूछा गया है 2013 में। तो इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला है, वृहद व कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो इंडिया के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था ये कैसे पता चलता है? पहला पॉइंट कह रहा है कि इंडिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज और लार्ज इंडस्ट्री दोनों हैं, इसका मतलब भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। उसके बाद दूसरा है, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, रोल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स या रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई तौर तरीका नहीं है। और तीसरा है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। तो यूं समझ लीजिए कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल तब कहलाता है जब किसी कंट्री में एक साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का एग्जिस्टेंस हो। तो हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा सी। अगर सी सही है तो डी अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगेन 2007 का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया सवाल। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बेस्ड अपॉन। नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब
वो अर्थव्यवस्था जो योजनाओं के आधार पे चलती है, जिसके अंदर भविष्य में कैसे काम होगा उसके लिए पहले से योजनाएं बना ली जाती हैं। हमारी जो प्लान्ड इकोनॉमी या नियोजित अर्थव्यवस्था वो किस पे आधारित है? पहला है गांधीवादी व्यवस्था पे। तो गांधीवादी व्यवस्था पे हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, गांधी के सिद्धांत पे अर्थव्यवस्थाएं नहीं चल रही। दूसरा समाजवादी, सोशलिस्ट मेथड नहीं, सोशलिज्म पे भी हम लोग इकोनॉमी नहीं चलाते। अगर सोशलिज्म होता तो प्राइवेट सेक्टर के पास में बिजनेस करने का अधिकार नहीं होता, सारे बिजनेसेस को गवर्नमेंट कर रही होती। फिर लिखा हुआ है पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पे सारा का सारा होल्ड सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास होता है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर नॉमिनल या ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। लेकिन हमारे भारत में तो दोनों बराबरी के दम पे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल, देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि कोई भी देश है, कंट्री है जिसका नाम एक्स कंट्री मान लीजिए, एक्स कंट्री में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल कंपल्सरी हैपन इफ, किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कंपल्सरीली होगी अगर इनमें से कौन सा पॉइंट हो जाता है? पहला पॉइंट है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। आईएएस 2013 में पूछा गया सवाल, एक्स में जनसंख्या वृद्धि, एक्स में पूंजी निर्माण, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शन है पहला कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी के अंदर अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो क्या आपके देश में भी इससे आर्थिक प्रगति होगी? जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि देखिए ग्लोबली क्या होता है, उससे हमारी कंट्री में डायरेक्टली इंपैक्ट होगा सही, लेकिन नॉमिनल होगा। दूसरी भाषा में समझें कि आज अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, तब भी दुनिया के कुछ देश ऐसे भी होंगे जो आज भी पिछड़े हुए हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी के बढ़ जाने से, पूरी दुनिया में टेक्निकल ट्रेंड आ जाने से हमारे यहाँ पे टेक्निकल ग्रोथ कितनी होगी ये कहना मुश्किल है। और अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होगी तो इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डेवलप इससे नहीं होने वाली। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से आपकी मैन पावर कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन मैन पावर कैपेसिटी हमेशा आपकी जीडीपी को बढ़ा दे, हमेशा आपकी इकोनॉमी के साइज को बढ़ा दे, ये कहना गलत है। अगर इस आधार पे चलते तो भारत में सदियों से जनसंख्या इतनी सारी है तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता है। आज ही नहीं, कई वर्षों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता है। तो पॉपुलेशन का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन के साथ साथ आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़े, आर्थिक संसाधन बढ़े, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आपकी इंडस्ट्रीज बढ़े, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्शन बढ़े, तब जाके बात बनती है। तो ये भी गलत है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी पहले देख लेते हैं। पॉइंट नंबर डी है, ये दोनों तो गलत हो गए। पॉइंट नंबर डी है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर अगर ट्रेड की मात्रा बढ़े, व्यापार की मात्रा बढ़े तो आपके देश का विकास होगा, ये भी गलत है। ये हमारा पूरा देश, पूरा विश्व है। पूरे विश्व में पहले $100 बिलियन का व्यापार होता था, अब मान लो कि 5 गुना हो गया, $500 बिलियन का हो गया। लेकिन इससे ये कहाँ पता चलता है कि हमारे देश में बिजनेस पहले अगर 10 था तो आज हमारे देश का भी 50 हो गया। हो सकता है कि हम आज भी $10 बिलियन पे ही अटके रहें और जो ग्रोथ हुई है 500 की वो हमारी नहीं हुई, बाकी कंट्रीज की हुई है। तो इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी में क्या ट्रेंड है उससे नहीं पता चलता कि हमारे देश की ग्रोथ कितनी हुई। हमारे देश में कंपल्सरी ग्रोथ होगी अगर पॉइंट नंबर सी होगा। सी है एक्स देश में पूंजी निर्माण होता है। अगर आपकी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल फॉर्मेशन से कंट्री का डेवलपमेंट होगा। अब कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? अगर आप इकोनॉमिक सर्वे या इस तरह की चीज़ें ध्यान से पढ़ते हैं या इकोनॉमी की क्लास आपको ध्यान से पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे ये शब्द आपको सुनने को मिलता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमी को लॉन्ग रन में आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट फास्ट होगा। तो अगर आपके देश में नज़र आ रहा है कि पूंजी का निर्माण हो रहा है तो देश का विकास का सूचक है ये। पूंजी निर्माण से हमारा मतलब होता है कि हर साल कंट्री में जो जीडीपी बढ़ती है उसका कितना हिस्सा कंट्री में इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है। टोटल देश की कमाई के 2 हिस्से हो जाते हैं, अधिकांश भाग उसका कंजम्पशन में, उपभोग में चला जाता है, बाकी जो है वो निवेश हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट आज बढ़ेगा तो आज का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में और ज़्यादा इनकम देगा। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा फ्यूचर में आपकी कंट्री के डेवलपमेंट के स्कोप उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। आईएएस का क्वेश्चन है और यूपीएससी के अंदर देखने में क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया 2013 में।
तो किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या? पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। और प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद का मतलब हो गया पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा जीडीपी बोल दीजिए। इनमें से अगर बेस्ट इंडिकेटर ढूंढा जाए तो जो सर्वश्रेष्ठ इंडिकेटर होता है वो जीडीपी या उत्पाद पर कैपिटा, ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि आपके देश में जीडीपी बढ़ती है, उदाहरण के लिए आपके देश में जीडीपी पहले थी 100 करोड़, 100 करोड़ थी, जीडीपी बढ़ के 110 करोड़ हो गई, ठीक है। जितनी जीडीपी पिछले साल थी, जीडीपी बढ़ के उससे ज्यादा हो गई, 10% की ग्रोथ है। अब ये 10% की ग्रोथ आपके लोगों के कल्याण के लिए, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, ये कहना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उद्योगों में या अर्थव्यवस्था के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी में उत्पादन बढ़ रहा है, तो उत्पादन जिस गति से बढ़ रहा है उससे दुगनी गति से हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें इकोनॉमी को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींच रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि हम ये बोले कि भारत में पिछले साल 100 टन गेहूं हुआ, जस्ट उदाहरण, 100 टन भी क्या, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, छोटे एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बोरी गेहूं है, हमारे खेत में एक बोरी गेहूं का उत्पादन होता है, और हम खाने वाले भी दो हैं, तो दो खाने वाले हैं, इसलिए वो गेहूं पूरा बढ़ जाता है। अगले साल गेहूं का उत्पादन बढ़ के 2 बोरी हो गया। पहले एक बोरी गेहूं होता था, 2 लोग खाने वाले थे, अब गेहूं का उत्पादन 2 बोरी हो गया, लेकिन खाने वाले 20 हो गए। तो अगर खाने वाले 20 हो गए, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि अब भी बढ़ा हुआ अनाज हमारे लिए सफिशिएंट है? अगर एक पैरामीटर देखेंगे तो एक पैरामीटर तो नजर आता है कि गेहूं का उत्पादन 1 बोरी से 2 बोरी हो गया, जस्ट डबल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि खाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा बड़ी है कि 1 बोरी ग्रोथ कहीं आसपास ठहरती भी नहीं है, और जिसकी वजह से पहले वो लोग जो पेट भर के खाना खा रहे थे, आज इस बढ़ी हुई उत्पादन के बाद भी, ज्यादा गेहूं के बाद भी वो भूखे सोएंगे। तो इसलिए वो सही मैटर या सही पैरामीटर नहीं है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा प्रति व्यक्ति उत्पाद। प्रति व्यक्ति उत्पाद कैसे निकलता है? सबसे पहले देश का सकल उत्पाद निकालिए, और सकल उत्पाद को देश की जनसंख्या से प्रोपोर्शनेट कीजिए, डिवाइड कीजिए, देश की जनसंख्या से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे पर कैपिटा जीडीपी। ये सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल हमारा ये है कि किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय, आईएएस 2013 का क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन पीरियड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज। तो किसी भी पीरियड में कंट्री की नेशनल इनकम इनमें से कौन सी होगी? पहला है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स। दूसरा है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगला लिखा हुआ है सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू पर्सनल इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। और अगला है उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो इनमें से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय इनमें से किसके बराबर होगी? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है, सही जवाब होगा इसका आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी सही क्यों है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग किसी कंट्री की इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो नेशनल इनकम हमेशा किसी भी कंट्री के टोटल प्रोडक्शन की फाइनल वैल्यूज को लेते हैं हम लोग, और प्रोडक्शन में फाइनल वैल्यू गुड्स और सर्विसेज दोनों की लेंगे, मॉनेटरी वैल्यू लेंगे, तब हमारा सही आंसर आएगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि बाकी जवाब गलत। क्यों? कुल उपभोग व्यय और कुल कंजम्पशन व्यय, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कभी कभी देखने में नजर आता है कि ये ठीक तो है, क्योंकि जीडीपी दो जगह चली जाती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर विदेशी इनकम गायब है, और अगर फॉरेन इनकम इसमें नहीं है तो वो कहीं ना कहीं ठीक नेशनल इनकम का क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता। सभी लोगों की इंडिविजुअल इनकम, लोगों की जो पर्सनल इनकम है उसको जोड़ दिया जाए तो वो भी नेशनल इनकम का सही एक मेजरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की पर्सनल इनकम में ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूडेड होती है। ट्रांसफर इनकम का मतलब है एक व्यक्ति जब पैसे कमाता है तो दो तरह की कमाई उसकी आती है। एक तो है जो प्रोडक्टिव काम करता है, उत्पादक कार्य करता है, वो गैर उत्पादक या नॉन प्रोडक्टिव वर्क भी करता है, और नॉन प्रोडक्टिव वर्क से अगर कोई इनकम आ रही है, जैसे बैठे बिठाए आपको बुढ़ापा पेंशन मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, बेरोजगारी पेंशन मिल रहा है, तो वो व्यक्तिगत आय तो है, लेकिन वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो भी गलत।
नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल वैल्यू लिखा हुआ, टोटल नहीं, मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं हम लोग, इसलिए सही जवाब है डी। अब ये क्वेश्चन इतना ट्रिकी है कि मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया। कारण है कि सभी ऑप्शन इसमें देखने को ठीक नजर आते हैं और क्लास में जब टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं तो लगभग सभी चीजों को यूज करते हैं, बट जो सही आंसर है वो है आपके सामने डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरएएस 2013। आरएएस 2013 का सवाल, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस? कौन कौन सा वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, नेशनल इनकम के अंदर इंक्रीज और वो भी स्थिर कीमतों पर, तो हम लोग कह सकते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइस। उसके बाद वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में सस्टेनेबल ग्रोथ, लगातार होने वाली वृद्धि। उसके बाद किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इसका मतलब है किसी ईयर के अंदर जो आपकी नेशनल इनकम है वो बढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ रही है। इनमें से सही कौन सा इंडिकेटर है जो दिखा रहा है कि देश में वास्तव में इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय वृद्धि, ये इनकम या प्रोग्रेस होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये भी तो देखना पड़ेगा कि किस गति से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई 10%, जनसंख्या में वृद्धि हुई 50%, दोनों ही ग्रोथ हैं, वृद्धि तो दोनों है, लेकिन ये वृद्धि ऐसी नहीं है जो आपके लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे, इसलिए गलत जवाब। चालू कीमतों के आधार पर जब भी वृद्धि होती है तो किसी भी कंट्री में नेशनल इनकम की ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता। चालू कीमतों पे हुई वृद्धि महंगाई के कारण भी हो सकती है, गलत जवाब है। उसके साथ साथ ऑप्शन नंबर ए जो है वो है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अगर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो सकता था अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी नहीं लिखा होता। तो अगर ऑप्शन नंबर बी नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए बेस्ट था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से भी बेटर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि किसी कंट्री के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम में रियल ग्रोथ हो, रियल ग्रोथ का मतलब है पर कैपिटा इनकम में कांस्टेंट प्राइस पे अगर ग्रोथ हो और वो भी सस्टेनेबल हो, लगातार हो, पिछले कई वर्षों से लगातार 12-12, 15-15% बढ़ता जा रहा है, तो सही जवाब होगा आपका आंसर नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? 2012 एग्जाम का क्वेश्चन है। Which of the following organization is responsible to calculate national income of the India? तो इनमें से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है? पहला है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो देखिए, क्वेश्चन पुराना है 2012 का, 2015 में प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन आज के दिन तो वैलिड ही नहीं है। बाकी अदरवाइज भी योजना आयोग कभी भी राष्ट्रीय आय नहीं निकालता था। प्लानिंग कमीशन का काम देश के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था, इसलिए ये गलत जवाब है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय देश का बजट बनाने के लिए तो जिम्मेदार है, देश के फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन वित्त मंत्रालय का रोल देश की पॉलिसी मेकिंग में है, बट नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत का केंद्रीय बैंक भी बहुत सारी फाइनेंशियल कैलकुलेशन करता है, लेकिन इसका रोल मॉनेटरी पॉलिसीज की तरफ है। यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेशन इसका काम नहीं है, तो जो सही जवाब होता वो होता सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मतलब हो गया सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, सीएसओ। सीएसओ का काम था, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो पहले सीएसओ जो काम किया करता था, अब सीएसओ को बदल के उसकी जगह नया आ गया एनएसओ। तो आज के दिन इसका सही आंसर होगा एनएसओ, लेकिन अगर ऑप्शन यही होते तो सीएसओ सही जवाब था। और ये सब हम जानते हैं कि सीएसओ एक मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अधीन ये काम करता है। आगे चलेंगे। अगला सवाल 2013 एग्जाम का क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? हु कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया में नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट किया? देखिए, ये सवाल जब भी आता है तो बच्चों में कंफ्यूजन होता है और कई बार इसके आते हुए भी जवाब गलत कर दिया जाता है। क्यों? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की, उसमें कई नाम आते हैं। आप क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने पूछा क्या। जब क्वेश्चन प्लेन लैंग्वेज में पूछता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके माध्यम से उन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बात की। बट अगर ये पूछा जाता कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक विधि से या सांख्यिकीय विधि से किसने किया, स्टैटिस्टिकल मेथड से किसने किया, तो आंसर चेंज हो जाता और फिर मैं आंसर सही करता सी, और वो होता VKRV राव।
अगर क्वेश्चन ये कहता कि आजादी के बाद पहली बार नेशनल इनकम की गणना किसने की, तो आंसर बदलता। तो हमेशा आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन कुछ ना बताए तो सही आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन 2015 एग्जाम का क्वेश्चन। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जब भारत आजाद हो गया तो भारत आजाद होने के बाद में नेशनल इनकम कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, कौन ये काम करेगा, इसके लिए एक संगठन, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी। नेशनल इनकम कमेटी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस नेशनल इनकम कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो देखिए, जब भी आप सांख्यिकी से संबंधित कोई भी बात पढ़ेंगे आजादी के जस्ट बाद की, तो हमेशा आपको एक नाम देखने के लिए मिलेगा और वो नाम है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था और भारत में सांख्यिकी के क्षेत्र में, स्टैटिस्टिक्स के एरिया में इन्होंने बहुत काम किया है। इन्हें भारत की सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है, तो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो सही जवाब था पीसी महालनोबिस, और अगर पीसी महालनोबिस सही है तो बाकी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को नापने की विधि है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम? तो इनमें से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड काम आता है? अब ये देखिए, ये ऐसा सवाल है जो आपको याद होगा तो आप एक सेकंड में सही कर दोगे। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है क्या इनकम मेथड काम आती है? यस, इनकम मेथड या आय विधि राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में काम आती है। क्या कोई एक्सपेंडिचर मेथड भी है? हाँ बिल्कुल, व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड भी एक है। उत्पादन विधि या प्रोडक्शन मेथड तो है ही। इसका मतलब क्योंकि तीनों है तो सही जवाब होगा डी, उपयुक्त सभी। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए तीनों मेथड काम आते हैं। बट अगर क्वेश्चन होता कि निम्न में से भारत में कौन सी विधि काम ली जाती है, तो जवाब बदलता, क्योंकि भारत में हम तीनों विधियों को काम नहीं लेते, दो ही मेथड काम में लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी इनमें से क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें बताना है कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो सकती है। पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर। इसको अगर मैं आपके लिए इंग्लिश में लिख दूं तो इसका मतलब हुआ जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये कर दिया जाए तो क्या इससे फैक्टर कॉस्ट वाली जीडीपी निकल आएगी? नहीं निकलेगी, गलत जवाब है। फिर लिखा हुआ है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस में कर दिया मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन, तो ये भी गलत जवाब है। इससे भी हमारा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। अगला लिखा हुआ है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत का मतलब हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस में सब्सिडी। क्या इससे काम बन जाएगा? तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि क्या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालने कैसे बन जाएगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जवाब सही हो गया। अभी हम बात करते हैं सही क्यों है। आंसर नंबर डी भी गलत। अब सी जो है वो सही आंसर क्यों है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, पहले उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। हम लोगों का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करके जीडीपी फैक्टर कॉस्ट को इधर लेके आए तो आंसर हमारा बन जाएगा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस में टैक्सेस प्लस में सब्सिडी, और ये हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा विदेशों से प्राप्त निवल आय। निवल का मतलब होता है नेट इनकम। नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है? तो पहला है भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित है, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा है भारतीय नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित है, इनकम अर्नड बाय इंडियन सिटीजन्स इन इंडियन डोमेस्टिक एरिया। तीसरा है भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अर्जित आय, इनकम अर्नड बाय इंडियन सिटीजन्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड इनकम अर्नड बाय फॉरेन सिटीजन्स इन इंडिया। तो ये सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा सी। सही जवाब हो गया सी। सी का मतलब हुआ कि जब हमें ये निकालना होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितना, वो कैसे निकलता है? हम देखते हैं कि हमारे भारत के लोग दूसरे देशों से क्या कमा के लाए और दूसरे देश के लोग भारत से क्या कमा के ले गए, दोनों को प्लस माइनस कीजिए, जो डिफरेंस है वो आपका आंसर होगा। तो आंसर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, शेष विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप ऑफ इकोनॉमी इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज?
तो पूरा वर्ड के साथ आपके क्या संबंध है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की। देखिए इकोनॉमी कई टाइप की होती है, अलग अलग पर्पस के लिए इसको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। जैसे जब हम लोग डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से विकास की अवस्था से बांटते हैं तो विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, कई प्रकार की इकोनॉमी होती है, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग संसाधनों पर नियंत्रण या कंट्रोल के बेसिस पे बांटते हैं तो समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रित, ये सब निकल के आता है। लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमी को ग्लोबल रिलेशंस के हिसाब से बांटें तो इकोनॉमी ओनली दो ही प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक अर्थव्यवस्था ओपन और एक क्लोज्ड। हिंदी में अगर बोलें तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, और जिनके विदेशी संबंध होते हैं वो खुली अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी कंट्री भी एक ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल सेकेंडरी सेक्टर का आइटम है। हमने सबने पढ़ा है कि इकोनॉमी में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, जिसको आप कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी बोल देते हो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से उद्योग क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण तो है, मत्स्यन, फिशिंग। फिशिंग हमेशा प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, इसलिए ये उसमें शामिल नहीं है। तो हमारा जवाब ये होना चाहिए, मत्स्यन या फिशिंग। आगे देखते हैं, गैस जल विद्युत, गैस जल विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एक ही वर्ड है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर का आइटम है। और अगला लिखा हुआ है डी, खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन एक बड़ा शानदार टॉपिक है, और ये चीज दर्शाती है कि लोग कितना कैजुअली चीजों को पढ़ते हैं, कितना कैजुअली बाजार में चीजों को पढ़ा दिया जाता है। 12th क्लास की जो किताबें होती हैं, 11th 12th की किताबें, एनसीईआरटी और बाकी किताबें, उन सारी किताबों में थ्योरेटिकली ये लिखा गया कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में खनन और उत्खनन को शामिल किया जाता है। माइनिंग और एक्सप्लोरेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, ऐसा वहां लिखा गया। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इंडिया की इकोनॉमी में, एक बार आप इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, हमारे इंडिया में हम लोग माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर में शामिल करते हैं। माइनिंग हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है, तो हमारे भारत के कंटेक्स्ट में खनन और उत्खनन प्राथमिक नहीं द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, इसलिए सही जवाब इसका फिशिंग होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे फिशिंग नहीं होता, कुछ और लिखा होता, तो 90% लोग इसको ठीक कर देते। ये ठीक नहीं है, ये गलत है, मतलब ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है, इसको ठीक से चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो चलिए क्वेश्चन इतने ही थे। तो देखिए आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, जितने ज़्यादा लोग वीडियोस को देखते हैं, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आएँ। ये सीरीज़ कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहेगी और हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। राजस्थान स्टेट का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम वो सारे कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जिससे आपको कंटिन्यूसली एग्ज़ाम के अंदर बेनिफिट मिले। और क्वेश्चंस भी सेल्फ मेड क्वेश्चन, बहुत लो स्तर के क्वेश्चन ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम उन्हीं क्वेश्चंस को बना रहे हैं जो क्वेश्चन का स्तर बहुत ऊंचा है या वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होने से आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी रिविजन होगी। तो ऐसे ही कंटेंट को लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।